बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। फ़हद आज फिर उस पथरीली जगह पर चला गया जहाँ मैं पिछले कई रोज़ से एक अजीब सा मंजर देखता चला रहा था। आज वो अकेला न था, काशिफ भी उसके साथ था। काशिफ को उसकी बातों का यकीन नहीं आया था कि फ़हद जो उससे हर रोज़ बात करता है क्या वो वाकई दुरुस्त है या फिर झूठ। उसके नज़दीक फ़हद की बातें महज उसको खौफजदा करने के लिए थी। वो यही समझता आ रहा था कि फ़हद मुसलसल उसको डरा रहा है। यही वजह थी कि वो आज उसके साथ यहाँ पहुँचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसके दिल का हाल वो अच्छी तरह जान चुका था कि वो क्या चाहता था। वो यही चाहता था कि वो जब उसके साथ चलने को तैयार हो जाएगा तो फ़हद उसे कह देगा कि यार मैं तो तेरे साथ मजाक किया करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो अजीब सी नज़र से फ़हद को देखे जा रहा था, क्योंकि फ़हद ने उसकी सोचों को पूरा नहीं होने दिया था। और वो उसकी सोचों को पूरा होने भी कैसे देता। वो जो देखता था वही तो उसको बताया करता था। अब उसका काम था कि वो उसकी बात का यकीन करता या ना करता। वो सामने देखो, फ़हद ने काशिफ की तवज्जो सामने उस जगह मबजूल करवाई जहां वो हर रात उभरती हुई चिंगारियां देखा करता था। आज भी चिंगारियां उभरती हुई दिखाई दे रही थी। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ फ़हद ने इशारा किया था, और फिर हैरत व खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ यार, तूने ठीक ही कहा था, वाकई ये तो वैसी ही चिंगारियां हैं जैसी तू बताया करता था। लेकिन हैरत वाली बात है कि ये चिंगारियां ज़मीन से क्यों फूट रही हैं? कहीं ये पहाड़ फटने वाला तो नहीं? उसकी ये बात सुनकर फ़हद उछल ही पड़ा, क्योंकि ऐसा उसने आज तक नहीं सोचा था। हाँ, हो सकता है कि ये पहाड़ आग वाला पहाड़ हो, आतिशफिशा पहाड़ हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये चिंगारियां ऊपर पहाड़ से उभरनी चाहिए थी। ये तो नीचे ज़मीन से उभर रही हैं। और देखो पहाड़ों और इस जगह का कितना ज़्यादा फासला मौजूद है। ये सिर्फ पथरीली ज़मीन है, यहाँ पहाड़ नहीं है। और फिर सब ज़बरदस्त पहाड़ तो नहीं फटते हैं, दूसरे पहाड़ फटते हैं। फ़हद ने हर तरह से सोचकर कहा, हाँ ये भी तुम्हारी बात ठीक है, फिर ये सब क्या है? और चिंगारियाँ भी ऐसी हैं जैसे आग बुझने के बाद सुर्ख कोयलों से हवा के बायस चिंगारियाँ उभरती हैं। काशिफ ने चिंगारियों की तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ऐसी ही चिंगारियां हैं। और यूँ लगता है कि उस जगह ज़रूर कुछ ना कुछ मौजूद है। कोई ऐसा राज यहाँ मौजूद है जो हम में से कोई भी नहीं जान सका है। फ़हद की बातें सुनकर वो बोला, हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो कि कोई राज इस जगह मौजूद हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई राज होता तो हर रोज़ ही दिखाई देता, जबकि तुमने कुछ ही दिनों में ये सब देखा है और गांव के किसी भी आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। काशिफ की बात सुनकर फ़हद सोचने लगा और बोला, मैं इस राज को जानने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा और मालूम करूंगा कि ऐसा क्यों है। कहीं वो ही ना हो कि गांव वालों के लिए सब कोई बहुत बड़ा अजाब बनकर रह जाए। फ़हद की इस बात ने काशिफ को ज़रा सा हौसला दिया और वो बोला, हमें गाँव जाकर गाँव वालों को इस बात की खबर देनी चाहिए। चलो उठो चलो। काशिफ ने फ़हद का बाजू पकड़ते हुए कहा। वो उठने ही लगा था कि सामने का मंजिल बदलता हुआ उन्हें दिखाई दिया। उभरती हुई चिंगारियों का वजूद खत्म होने लगा था और सफ़ेद धुआं उस जगह जमा होने लगा था। ये मंजर देखकर वो दोनों ही खौफजदा हो गए। उन्हें अब यकीन हो गया कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात है। यहाँ कोई ऐसा राज दफन है जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। वो दोनों ही डरे हुए वहां से उठे और गांव की तरफ तकरीबन भाग ही पड़े। कुछ दूर जाकर वो रुक गए। फ़हद ने पीछे मुड़कर उसी जगह को देखा तो उसको वहां कोई सफ़ेद सा साया दिखाई दिया। उसे यूं लगा कि वहां ऐन उसी जगह जहां से चिंगारियां उभरती हुई उन्होंने देखी थी, एक साया वहां लहरा रहा था। वो देखो फ़हद, उसने काशिफ की तवज्जो उसकी तरफ दिलवाई तो वो भी वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसको भी वो सफ़ेद धुआं का बना हुआ साया लहराता हुआ दिखाई दिया। वो बोला, फ़हद तुम्हारी बात दुरुस्त है, वहां कोई ना कोई राज दफन है, और जो भी राज वहां दफन है उसका इस लहराते हुए साए से गहरा ताल्लुक है।
इस साया और चिंगारियों की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि किसी ने भी हैरत का इजहार न किया, बल्कि बूढ़े ने कह ही दिया कि ऐसे वाकयात को हो जाना कोई अहम बात नहीं। ये काम जिन भूत चुड़ैलें वगैरह करती हैं, कोशिश करो कि ऐसी जगहों पर न जाओ, वरना इनके हाथों नुकसान का अंदेशा हो सकता है। वो किसी के भी दुश्मन बन जाएं तो जिंदगी को अजाब बनाकर रख देते हैं। लोगों की बातें सुनकर उनके दिलों में खौफ सा बैठ गया, वरना न जाने वो क्या क्या सोचने लगे थे। और फिर कई दिन ऐसे ही बीत गए, न काशिफ उस जगह गया और न ही फहद। लेकिन फहद जो मंजर वहां देखता आया था वो उसके जहन से निकल ना पाया था। वो चाहता था कि वो उस राज को जाने और पता करे कि ये सब क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। हर रोज एक ही मंजर क्यों दिखाई देता है? जिन भूतों के पास और भी तो हरकतें होती हैं डराने की, फिर हर रोज एक ही चीज का सामने आना उसे परेशान किए हुए था। एक दिन चलते चलते वो एक जगह से गुजर रहा था कि उसे एक बाबा की झोंपड़ी दिखाई दी। उस झोंपड़ी को देखकर उसके दिल में यकदम उस लहराते हुए सफेद साए का ख्याल आ गया कि मैं बाबा से पूछूं कि वो सब क्या है। ये सोचकर वो झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां कोई भी बंदा बशर मौजूद न था सिवाय एक बूढ़े के। वो उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा ने उसकी तरफ देखा तो पूछा, हाँ नौजवान, क्या बात है? वो बोला, बाबा जी, मैं कई दिनों से अपने गांव में ऐसा मंजर देख रहा हूँ। पहले जमीन से आग की चिंगारियां उभरती हुई दिखाई देती हैं, बाद में कहीं से सफेद धुएं का एक खेला वहां आ जाता है जो उस जगह पर गर्दिश करता रहता है। गांव वाले भी ये बात जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सब जिन भूतों के कारनामे होते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। फहद ने हर वो बात उन्हें बताई जो उसने देखी थी। बाबा जी ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, ये कोई जिन भूतों का कारनामा नहीं है, बल्कि ये कोई जादू का कमाल है। मुझे यूं लगता है कि उस जगह किसी ने जादू किया हुआ है जो हर रोज एक ही मंजिल देखने को मिलता है। कोशिश करो कि उस जगह ना ही जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नुकसान का भी खतरा हो सकता है। वो वहां से मायूस वापस लौट आया। जो वो चाहता था वो उसको मिल नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि वो इस राज को जाने और देखे कि ऐसी कौन सी बात है कि उस जगह आग की चिंगारियां उभरती हैं और फिर एक सफेद सा साया वहां उतरता है और फिर गायब हो जाता है। वो सोच सोच कर पागल होता जा रहा था, लेकिन किसी भी हद तक वो पहुंच नहीं पाया था। बस यही सोचे उसके दिमाग पर हावी थी कि उस जगह कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो उसे दिखाई देती है। वो साया किसका है, कौन है वो जो उस जगह आनकर रुक जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है? मैं उसका सुराग लगाऊंगा। हाँ, मैं उस जगह की खुदाई करूंगा। उसने फैसला कर लिया और फिर उसके लिए वो तैयारी करने लगा। किसी को उसने कानो कान खबर भी ना होने दी कि वो क्या करने वाला है। उसने तमाम सामान खरीदकर उन पहाड़ों में जाकर छुपा दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वो ये काम रात के अंधेरे में करना चाहता था ताकि कोई उसको देख न ले। दिन बहुत बेचैनी से उसका बीता था। शाम के साइड ढलने लगे तो उसने अपना रुख पहाड़ों की जानिब कर दिया और चलता ही रहा। पहाड़ देखने में बहुत करीब दिखाई देते थे, लेकिन जब उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया जाए तो वो करीब आने का नाम नहीं लेते। यही हाल उस वक्त फहद का भी था। वो चलते चलते थक सा गया, लेकिन पहाड़ अभी तक उससे बहुत दूर थे। जब रात गहरी हो गई तब वो वहां जा पहुंचा। उसके दिल में कुदरती खौफ उभरने लगा। पहले तो उसने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि अगर वो डर गया तो इस राज को कभी भी वो जान नहीं पाएगा। सब कुछ उसके दिल में ही रह जाएगा। ये सोचकर उसने अपना खौफ खत्म कर दिया और उस जगह जाकर पहुंचा जहां आग की चिंगारियां उभरती थी। उसने उस जगह का भरपूर मुआयना किया। उसको महसूस हुआ कि वो जगह काफ़ी गर्म है दूसरी ज़मीन से। वो जगह गर्म थी, लेकिन ये गर्मी उसको सुकून पहुंचाने लगी थी। सर्दियों के मौसम में ऐसी गर्माइश की हर किसी को ज़रूरत होती है। उसने वहाँ खुदाई का काम शुरू कर दिया। पथरीली ज़मीन की खुदाई कोई आम बात न थी, मेहनत तलब काम था, लेकिन वो भी कमज़ोर इंसान न था। उसके बाजू में बहुत ताकत थी। वो अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाने लगा। उसका हर वार बहुत ताकत के साथ जमीन में पड़ता और उसी अंदाज में जमीन तक चली जाती। वो हर वार ऐसे ही करता जाता रहा। तकरीबन 7 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी ये जगह थी जो उसने खुदाई करना थी। उस जगह से उसको आग की चिंगारियां दिखाई देती थी और उसी जगह वो सफेद साया आकर रुकता था और फिर गायब हो जाता था। एक कब्र की मानिंद वो जगह थी, यानी कि उसने कब्र ही खोदनी थी जो वो खोदता जा रहा था। उसकी पूरी तवज्जो उस जगह पर थी जो मुसलसल गर्म हो रही थी।
उसकी गरमाइश बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके लिए ये सुकून की जगह बन रही थी। उसका जी चाहने लगा कि वो उसी जगह पर ही रहे, कहीं भी इधर उधर ना जाए। ऐसी पुरसुकून जगह उसे गांव में भी दिखाई ना दी। लोग सर्दी के जोर से बचने के लिए आग जलाते थे, लेकिन वो आग जब तक जलती सुकून रहता, जब बुझ जाती वही हाल हो जाता। लेकिन आज यहाँ आग जलाने की नौबत ना आई थी। आग से ज्यादा सुकून वाली वो जगह थी। सुबह होने तक उसने काफी सारी जगह की खुदाई कर ली। उसका दिल वापस जाने को ना चाहा। वो उसी खुदाई हुई जगह में लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सोता चला गया। पूरा दिन वो सोया रहा और किसी को पता ना चल सका कि वह कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी वो अक्सर घर से बाहर रहता था। उसके घर वालों ने यही समझा कि वो रात भर किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, इसलिए उन लोगों ने इसके घर न आने की इतनी अहमियत न दी और अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल रहे। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। भूख से वो निडाल होने लगा। पहले वो घर जाने का सोचने लगा, फिर ख्याल आया इतनी दूर जाकर वापस आना पड़ेगा, बेहतर यही है कि वो उस बेड़ी के दरख्त के पास जाए जहां उसने बहुत सारे बेर देखे थे। वो बेड़ी का दरख्त ज्यादा दूर ना था, करीब ही था। वो उसकी तरफ चल दिया और जल्द ही वहां जा पहुंचा। काफी ऊंचा वो दरख्त था। उस पर चढ़ते हुए काफी कांटे उसे चिभे, जिससे उसके जिस्म पर खराशों के निशान पड़ गए। रात का वक्त था, कांटों का चिपना जरूरी बात थी और फिर उससे मुश्किल काम बेर तोड़कर खाना था, क्योंकि जिस साग को भी वो हाथ लगाता कई कांटे उसके जिस्म पर खराशों के निशान छोड़ जाते। उसने अपना पेट तो भर लिया, लेकिन पछताता रहा कि वो रात के वक्त दरख्त पर क्यों चढ़ा। घर चला जाता, लेकिन जो होना था सो हो गया। अब पछताने का क्या फायदा। वो दरख्त से नीचे उतर आया। पहले उसने आराम करके खराशों की जलन को ख़त्म किया। उसके बाद दोबारा उस जगह जाकर उसने खुदाई का काम शुरू कर दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो आज मुकम्मल तौर पर उस जगह की खुदाई करके ही छोड़ेगा, चाहे उसको कई फुट तक ज़मीन नीचे ही उतरना पड़े। ये सोचकर उसने अपनी रफ्तार को तेज़ कर दिया और उसी के ज़ोरदार वारों से ज़मीन खोदता चला गया। उसने महसूस किया कि अब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, क्योंकि ज़मीन नरम से नरम होती जा रही थी। उसका काम आसान हो गया था और वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता चला गया। चांद की रोशनी में वो अपने काम को तेज़ी के साथ मुकम्मल करता रहा था। जूजू वो नीचे उतरता जा रहा था, तू आगे तपश बढ़ती चली जा रही थी। फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि उसका ज़मीन के अंदर खड़े होना भी मुश्किल होने लगा। लेकिन उसके बावजूद वो उस राज को जानने के लिए अपने काम में मगन रहा। तकरीबन 5 फुट गहरा उसने गड्ढा खोद दिया था और फिर नीचे का मंजर देखकर वो हैरान और साथ में परेशान भी था। उसको सफ़ेद रोशनी की लहरें उभरती हुई दिखाई दी। वो इन सफ़ेद लहरों को देखकर ज़रा भी खौफजदा न हुआ, बल्कि उसका तजस्सुस और भी ज़्यादा बढ़ गया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, किस चीज़ की रोशनी है। ज़मीन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ छुपा रखी गई हुई है जो बहुत ज़्यादा चमकदार है। उसे देखने के लिए, उस राज को जानने के लिए उसने अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ा दिया और मुसलसल काम करता रहा। रोशनी की उभरने वाली शुआएं और ज़्यादा रोशन होने लगी। यूं लगने लगा जैसे गड्ढा अब अंधेरा ना हो, बल्कि दिन की रोशनी से भी ज़्यादा वहाँ रोशनी हो गई। उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो सोचने लगा कि जो भी चीज़ यहाँ छुपाई गई है वो बहुत रोशनी वाली है। हो सकता है कि वो कोई कीमती हीरा हो। हीरे के ख्याल आते ही लालच उसके रगों में परविश पाने लगा। अगर हीरा हुआ तो वो इसको कहाँ रखेगा। जहाँ भी रखे उसकी रोशनी उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। अगर इसको कहीं फरोख्त करे तो दुकानदार ज़रूर पूछेगा कि ये वो हीरा कहाँ से लाया है, कहीं चोरी का तो नहीं। वो ये सब सोचकर खलकान होने लगा। कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन जितनी उसकी रोशनी है ये एक हीरा नहीं हो सकता, ये कई हीरे हो सकते हैं। दूसरा ख्याल पहले ख्याल से भी बढ़कर था, जिसने उसे खुशी के साथ साथ परेशान भी कर दिया। और फिर एक और ख्याल आया कि वो इन हीरों को इन पहाड़ों के किसी गार में छुपा देगा और गांव वालों पर जाहिर कर देगा कि वो रात को ख्वाबों में चमकते हुए एक हीरे देखता है और ये ख्वाब उसको हर रोज़ दिखाई देते हैं। इससे ये होगा कि गांव वालों के दिल में ये बात ज़रूर बैठ जाएगी कि इसे कोई हीरा मिलने वाला है, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता था कि एक ही तरह का हर रोज़ ख्वाब आना अपने अंदर कोई हकीकत ज़रूर रखता है। ये उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसने पुख्ता फैसला कर लिया और खुदाई का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। अब तो मंजर और ज़्यादा बदल गया था। अब रोशनी उस गड्ढे से भी बाहर उभरने लगी।
आसपास की जमीन भी रोशन दिखाई देने लगी। ये मंजर देखकर वो परेशान हो गया। वो तेजी से गड़े से बाहर निकलने लगा और फिर गड़े से बाहर निकलकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई रोशनी को देखकर इधर तो नहीं आ रहा। वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहता था। जब उसे तसल्ली हो गई तब वो दोबारा गड़े में उतर गया और खुदाई का काम तेज कर दिया। अब वो ये काम मुकम्मल करके ही दम लेना चाहता था। तकरीबन 1 फुट मजीद गहरा उसने गड़ा खोदा था कि उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसे सर से पांव तक वो जगह रोशन दिखाई देने लगी। वो समझ गया कि ये कोई हीरा वगैरह नहीं, कोई और ही चीज़ है। क्या है? अब उसे ज़मीन से बाहर निकालना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि जो भी वो चीज़ थी शीशे से उसका ज़रूर ताल्लुक होगा। अब वो अपना काम बहुत एहतियात से करने लगा। उसी की जगह उसने बेलचे का काम शुरू कर दिया। बहुत आराम से नरम मट्टी को बाहर निकालता और ऊपर उछाल देता। तकरीबन 1 फुट मजीद उसने मट्टी बाहर निकाली होगी कि उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो एक ताबूत था, शीशे का ताबूत, जिसके अंदर एक हसीन शहजादी मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। वो उस शहजादी को गौर से देखने लगा। वो इस कदर खूबसूरत थी कि वो अपनी पलकें झपकना भूल गया और पूरी तरह उसके हुस्न में खो गया। उसके गले में हीरू की माला थी और ये रोशनी उस हीरू की माला से ही बुलंद हो रही थी। उसने उसके जिस्म का बगौर जायजा लिया। उसे कफन नहीं पहनाया गया था। हीरू की माला की तरह सफ़ेद लिबास उसने पहना हुआ था और वो ताबूत में उससे बेसुध पड़ी हुई थी, जैसे वो मरी ना हो बल्कि सो रही हो, गहरी और मीठी नींद। उसने तमाम ताबूत से मट्टी हटा दी। ताबूत उसके सामने था। वो सोचने लगा कि अब इसका क्या किया जाए। उसे गांव ले जाया जाए या फिर दोबारा इसको दफन कर दे। वो उस शहजादी का अपने नजरों के सामने रखे सोचता जाने लगा, नहीं, मैं इस शहजादी को दोबारा दफन नहीं करूंगा। इसे अपनी नजरों के सामने रखूंगा और हर पल इसे देखता रहूंगा। वो महसूस करने लगा था कि इसे इस शहजादी से प्यार सा हो गया है। उसके हसीन चेहरों को देखकर वो दुनिया ही भूल गया था। हैरत इसको इस बात पर हो रही थी कि एक मुर्दा लड़की से उसे प्यार हो गया है। वो बार बार ताबूत को हाथ लगाकर देखता। वो चाहने लगा था कि काश वो जिंदा हो जाए और वो बस इसको देखता ही रहे। रात भर वो उस ताबूत को सामने रखे उसे देखता ही रहा और जब सुबह होने लगी तब उसने अपनी स्याह चादर से ताबूत को डाम लिया और गड़े से बाहर निकलने ही लगा था कि उसे बाहर कोई साया सा दिखाई दिया। वो चौंक गया और ऊपर की जानिब देखा तो ऊपर काशिफ खड़ा था। वो फहद को देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि तुम यहाँ ही होगे। कल रात से मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता आया हूँ कि तुम कहाँ जा सकते हो। दिन भर तुम्हारा इंतजार करता रहा कि हो सकता है कि तुम गांव आ जाओ, लेकिन जब तुमने दिन को भी गांव में ना आए तो मुझे शक होने लगा कि तुम जरूर उन पहाड़ों में होगे। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं अकेला यहाँ आता, क्योंकि जब से मैंने यहाँ आग की चिंगारियाँ देखी थी तब से मुझे डरावने ख्याल आने लगे थे। मेरी सोच एक ही जगह रुकी हुई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। काशिफ ने बाहर खड़े खड़े वो सब बातें कह दी जो उसके दिल में थी, जो वो सोचता रहा था, और फिर फहद के हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर फेंचा। फहद ने एक सर्द सी आह बड़ी और बोला, किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? नहीं यार, मैं क्यों किसी को बताता, लेकिन तू बता कि तूने इतनी सारी जगह खुदाई की, तुम्हें कुछ मिला? तुम्हें कुछ ऐसा खास मिला? मुझे तो बस एक ताबूत ही दिखाई दिया है और यकीनी बात है कि उसमें लाश होगी किसी बूढ़े जादूगर की, जिसका चेहरा जला हुआ होगा और इस कदर खौफनाक हो गया होगा कि देखकर इंसान की मौत हो जाती होगी। लगता है तेरी भी इसको देखकर सांसें रुक गई होंगी। खौफ से तू भी चीखा होगा, इसलिए तूने इस ताबूत पर अपनी स्याह चादर डाल रखी है। उसकी बात सुनकर फहद एकदम उछला। उसके दिल में ख्याल आया कि वो काशिफ को असल हकीकत बताने के बजाय वो कुछ ही बता दे जो काशिफ ने कहा है। अगर उसने शहजादी के बारे में बता दिया कि एक बहुत ही हसीन लड़की उस ताबूत में बंद है और उसके गले में हीरू की माला है, तो हो सकता है कि वो शहजादी को देखने की ख्वाहिश करे और फिर हीरू को चुराने की बात करे। मुझे उसके सामने झूठ बोलना चाहिए। हाँ काशिफ, तुमने ठीक कहा है, उस ताबूत में एक जली हुई लाश मौजूद है। मैं तो समझा था कि कोई और चीज़ उस जगह होगी। मुझे क्या पता था कि यहाँ कोई ताबूत दफन है और उस ताबूत में कोई जली हुई लाश पड़ी हुई है। और मैं तुम्हें दिखाऊं? फहद ने उसका बाजू पकड़ा तो काशिफ ने अपना बाजू छुड़ाया। नहीं नहीं, मैं ऐसी लाश को नहीं देखूंगा। तुम तो जानते हो कि मैं मरे हुए इंसान से कितना डरता हूँ। अगर कोई गांव में मर भी जाए तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा और मुझे पीछे से पकड़ लेगा
और ये तो फिर जली हुई खौफनाक किस्म की लाश है। इसे देखकर मैंने मरना नहीं है, बस तू जल्दी से उस ताबूत के ऊपर मिट्टी डाल और वापस चल, और दोबारा कभी भी यहाँ आने की कोशिश ना करना। मैं हैरान हूँ कि तुम इतने निडर कैसे हो गए हो कि मुसलसल 2 रातों से बिल्कुल अकेले इस जगह मौजूद हो। उसकी बात सुनकर फहद हंस दिया और उसको गहरी नजरों से देखते हुए बोला, हाँ शायद तू ठीक कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। मैंने जब से इस जगह से आग की चिंगारियां उभरती हुई देखी थी, तब से मेरे अंदर एक तजस्सुस था कि इस जगह क्या राज है, मैं वो जानकर ही दम लूंगा। बस अब राज मैंने पा लिया है, बहुत घिनौना राज है। मुझे यूँ लगता है कि इसको किसी ने काले जादू से जलाया है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खराब है। मुंह के सारे दांत बाहर यूं दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी इंसान के दांत ना हो, हैवान के दांत हों, लंबे लंबे। दोनों होंठ उसके कटे हुए हैं, नाक भी कटी हुई है और आंखें उबलकर बाहर को निकली पड़ी हैं। सर के बाल उसके जिस्म पर फैले हुए हैं। आओ यार एक बार देख तो लो उस लाश को, फहद ने उसको पूरी तरह से खौफजदा करते हुए कहा। तो वो पीछे की तरफ हो गया। उसकी रंगत खौफ से पीली पड़ने लगी। बोला, तुमने यहाँ रहना है तो रहो, मैं चलता हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम यहाँ हो या कहीं और गए हो। इतना कहकर वो चल पड़ा तो फहद भी उसके पीछे हो लिया। इस वक्त उसका उसके साथ जाना ही बेहतर था। अगर वो रुक जाता, गाँव वाले न जाने कैसी कैसी बातें करते। वो गाँव वालों को मुतमिन करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस ताबूत तक जाए और इस शहजादी को देखे और इस तरह उस पर आशिक हो जाए। उसे ये सब गवारा ना होता था। गाँव वालों को जाकर क्या बताओगे? फहद ने चलते चलते उससे पूछा। यही जो तुमने बताया है, काशिफ ने अपने कदमों को तेज से उठाते हुए कहा। नहीं यार ऐसा मत करना, वरना वो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे कि क्या जरूरत पड़ी थी उस कब्र को खोदने की, जब कहा जो था कि वो जगह जिन भूतों के कब्जे में है। हाँ यार तेरी ये बात तो ठीक है, काशिफ ने कहा और बोला, तेरी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि 2 रातों से मुसलसल उस वीरान जगह पर तू मौजूद था। मेरा तो सोचकर ही खौफ से बुरा हाल हो रहा है। बस यार अकल पर पर्दा पड़ गया था जो मैंने ये काम शुरू किया। तू नहीं जानता, जब मैं खुदाई कर रहा था तो वो जगह आग की तरह जलती हुई महसूस होने लगी थी। मुझे यूं लगने लगा था कि मैं जलकर मर जाऊंगा। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे उस कब्र से आवाज सुनाई दी, अगर तुमने अपना काम अधूरा छोड़ा तो तुम्हें जिंदा जला देंगे, बिल्कुल इस जादूगर की तरह जिसकी जली हुई लाश इस ताबूत में बंद है। यह आवाज सुनकर मैं खौफ से कांप उठा। मैं बुरी तरह फंस गया था, न घर जा सकता था और न ही वहां रह सकता था। वो कौन था जिसने ये सब मुझे कहा था? मैं इधर उधर से देखता ही रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिया। ये आवाज मुझे बेड़ी की तरह से सुनाई दी थी। वो बहुत ही खौफनाक किस्म की आवाज थी, ऐसे जैसे कोई बहुत ही बड़ा भूत हो। और मेरा ख्याल ठीक निकला था। मैंने इसको देख लिया था। वो बेरी की दरख्त के पास मौजूद था। काला स्याह मोटी मोटी आग की तरह जलती हुई आंखें, कटे हुए होंठ, उसका चेहरा लटका हुआ था जैसे गोश्त का लोथरा लटका होता है। उसको देखते ही मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख उभरी और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो रात हो चुकी थी। मैंने भागना चाहा, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। मेरे पाँव मन भारी हो गए थे। वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी कि अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इस जगह को खोद दो। तो मैंने जगह की खुदाई शुरू कर दी। फहद ने पूरी तरह काशिफ को खौफजदा कर दिया और उसने सोच लिया कि अगर काशिफ ने गाँव वाले को बताया तो तमाम कहानी बताएगा जो कि मैंने इसको सुना दी है, और कोई भी इस जगह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसको शहजादी नहीं मिल सकेगी। उसकी सोच ने पूरा उसका साथ दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने चाहा था। गाँव वाले काशिफ की बातें सुनकर खौफजदा हो गए, बल्कि इन्हें फहद से भी खौफ आने लगा कि वो साया इस पर भी सवार ना हो गया हो। ये बात फहद के लिए और भी बेहतर थी। वो सोचने लगा था कि वो खामखा परेशान होता रहा है। अगर ये चाल वो पहले चलता तो यकीनन वो पहले ही कामयाब हो चुका होता। उसने प्रोग्राम बना लिया कि वो अब रात को फिर शहजादी के पास जाएगा और उसे देखेगा। वो शाम का इंतजार करने लगा। वो घर में बिल्कुल चुपचाप और खामोश सा रहा। उसके खामोश रहने से घर वालों को यकीन हो गया कि कुछ ज़रूर बात है जो उसके अंदर मौजूद है। फहद क्या बात है? उसके अब्बा ने उससे पूछा तो उसने जानबूझकर अब्बा को इस तरह देखा जैसे वो न देख रहा हो, उसके अंदर मौजूद कोई साया देख रहा हो। उसका बाप जरा डर सा गया। बोला, फहद बेटा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये लफ्ज सुनकर फहद ने अपने आप को ठीक कर लिया और बोला, जी अब्बा जी क्या बात है? बाप ने उसे नॉर्मल हालत में देखा तो बेटा बोला,
बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसी जगहों पर ना जाया करो जहां जिन भूतों की बस्तियां हों, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। अब मुझे यूं लगा है कि तुम पर कोई चीज सवार है। वो बोला, नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं जानते। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। जो उसने सोचा था वैसे ही हुआ था। गांव वालों को भी ये खबर पहुंच गई कि फाहद पर किसी भूत का साया है। औरतें अपने बच्चों को उससे दूर रखने लगी और हर कोई कोशिश करता कि वो उससे बातचीत कम करे। सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक हो रहा था। उसके बंद दरवाजे खुल गए थे। अब वो पहाड़ों पर किसी भी वक्त जा सकता था और ये बात भी जान गया था कि कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। ये सोचकर वो पहाड़ों की तरफ चल दिया। उसने चलने का अंदाज इस तरह बना लिया कि देखने वाले को मालूम हो जाए कि वो खुद नहीं जा रहा, कोई इसको लेकर जा रहा है। चलते चलते वो पहाड़ों तक जा पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक मौजूद न था। उसके मुंह से एक कहकहा बुलंद हुआ। ये कहकहा उसकी कामयाबी का कहकहा था। कहकहा लगाने के बाद वो नीचे गड्ढे में उतर गया और ताबूत पर से उसने स्याह चादर उतारकर एक तरफ रख दी। वो हसीना अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और दिलकशियों के साथ उसके सामने थी। वो धीरे धीरे उसके हुस्न में खोता चला गया। ताबूत में बंद वो दुनिया जहां से बेहबर लौटी हुई थी, वो इंसान थी, परी थी या कुछ भी, वो जो कोई भी थी, उसकी मोहब्बत थी, उसकी जान थी। वो ताबूत पर हाथ फेरने लगा, उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे न जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि वो जिंदा है, मरी हुई नहीं, क्योंकि मरे हुए इंसानों की ऐसी हालत नहीं रहती। या तो उनके जिस्म फूल जाते हैं या कुछ और खराबी उनमें आ जाती है, जिसका मतलब यही होता है कि उन्हें जल्दी से ज़मीन में दबा दिया जाए। लेकिन ये ऐसी ना थी। उसका हुस्न उसी तरह बरकरार था, बिल्कुल सोई हुई लग रही थी। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि वो ताबूत को यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाए और उस गड्ढे को बंद कर दे, ताकि अगर कोई भूले से भी कोई गांव वाला यहाँ आ जाए तो उसे कोई किसी भी किस्म का शक न रहे। उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक तरफ होकर उसने ताबूत को ऊपर उठाना शुरू कर दिया और फिर उसको कंधों तक ले आया। ताबूत का वजन ज्यादा भारी न था। उसको उसके जिंदा होने का और भी यकीन हो गया, क्योंकि उसने उसे ऊपर उठाया और मरने के बाद लाश भारी हो जाती है, लेकिन उसका इतना ज्यादा वजन नहीं था। वो लाश भारी नहीं थी, बिल्कुल वो ऐसी थी जैसे किसी आम लड़की की लाश हो। ताबूत के दोनों तरफ कुंडे लगे हुए थे। उसने ताबूत को पूरी तरह खड़ा कर दिया। लड़की की लाश आगे शीशे की तरफ जा टकराई। फहद के दिल से एक आंख निकली। अब उसको अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। उसे यकीन होने लगा कि ये शहजादी जिंदा नहीं है, मरी हुई है। एक लाश की तरफ आगे की तरह गिर गई। हो सकता है कि इसका जिस्म अकड़ा हुआ हो, क्योंकि वो ताबूत के साथ पूरी तरह खड़ी थी। वो बुझ सा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इरादा कर लिया कि वो उसे दफन नहीं करेगा, उसे यूं ही अपनी नजरों के सामने रखेगा। उसने ताबूत के दोनों कुंडों में अपनी चादर के सिरे डाले, उनको अच्छी तरह बांधा और कोशिश करके खुद गड्ढे से बाहर निकल आया और चादर को पकड़ता ताबूत को ऊपर की तरफ खींचने लगा। ये काम उसके लिए इतना मुश्किल ना था। जल्द ही उसने उस ताबूत को गड्ढे से बाहर निकाल लिया और फिर उस गड्ढे से पट्टी डालकर उसे बंद करने लगा। तकरीबन 2 घंटों की मेहनत के बाद उसने वो ज़मीन बिल्कुल बराबर कर दी और सोचने लगा कि अब वो इस ताबूत का क्या करे, कहाँ इसको रखे। उसने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई भी उसे महफूज जगह दिखाई न दी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा देखता रहा, फिर पहाड़ों की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर कोई महफूज जगह देखने लगा। एक जगह उसको पहाड़ के अंदर एक गार दिखाई दी। वो गार के अंदर चला गया, जो काफी खुली थी। हाँ, ये जगह ठीक है, ये बिल्कुल महफूज है, यहाँ किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी। मुझे ताबूत को इसी जगह लाना होगा। ये सोचकर वो गार से बाहर निकल गया। वो उस जगह जब पहुंचा जहां उसने ताबूत को रखा हुआ था, उसने ताबूत को दोबारा खड़ा किया और कोशिश करके उसे अपने सर पर उठा लिया और गार की तरफ चलने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि ताबूत और लाश दोनों का मिलाकर वजन तकरीबन 60 या 70 किलो होगा, जो उसके लिए उठाना मुश्किल काम ना था। वो ताबूत को सर पर रखे पहाड़ों की तरफ बढ़ता चला गया। उसके चलने की रफ्तार बहुत धीमी थी। वो बहुत संभल कर चल रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मामूली सी हमाकत से ताबूत गिर जाए, वो उसकी शहजादी को कोई चोट लगे। बहुत एहतियात से वो काम ले रहा था। वो ताबूत को गार तक ले गया।
उसको गार के कोने में खड़ा कर दिया। ताबूत को गार की दीवार के साथ खड़ा करके वो उस हसीना को देखने लगा। ताबूत में खड़ी हसीना उसे बहुत सुंदर दिखाई दी थी। वो उसे लुटाना नहीं चाहता था, यूं ही खड़ा रखकर देखना चाहता था। ताबूत को खड़ा करके वो गार की सफाई करने लगा। गार छोटी न थी, बहुत बड़ी थी, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। लेकिन ताबूत रखने के बाद वहां अंधेरा न रहा था। हीरो की चमक से न सिर्फ ताबूत पूरी तरह रोशन था, बल्कि गार भी रोशन हो गई थी। उसने ताबूत के सामने ही अपनी स्याह चादर नीचे जमीन पर बिछा दी और अपनी नजरें ताबूत में खड़ी हसीना पर जमा दी। वो टिकटिकी बांधे उसे देखे जाने लगा। उसे पता नहीं क्या हो गया था, क्यों उसका हुस्न देखकर उससे प्यार कर बैठा था, क्यों उसका दीवाना हो गया था, क्यों उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि वो एक मुर्दा लड़की है, बेजान मुजस्मा की तरह। न वो बोल सकती है, न हिल सकती है और न उसे बातें कर सकती है। उसके बावजूद भी वो उसको अपने सामने रखकर उसे देखते रहना चाहता था। ये उसकी दीवानगी थी या सिर्फ दीवानगी, उसके अलावा कुछ भी न था। रात की तारीकी हर सू फैल गई। उसने बाहर निकलकर देखा तो अंधेरा मौजूद था। वो आते हुए पानी की बोतल और कुछ खाने को साथ ले आया था, जो उसने खाना शुरू कर दिया और फिर गार के अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर वो चौंक सा गया। उसको ताबूत लरजता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ना तो हवा जा रही थी और ना ही कोई जलजला वगैरह आया था। उसके बावजूद भी ताबूत हिलने हल्के से अंदाज में हिल रहा था। कहीं ये गिर ही ना जाए। वो सोचने लगा, मुझे इसको जमीन पर लटा देना चाहिए। वो ऐसा करने का सोच ही रहा था और जो ही उसने हिलते हुए ताबूत को छुआ तो उसे एक झटका सा लगा और फिर जो कुछ हुआ उसकी सोच के बरअक्स हुआ। उसकी समझ में खुद भी नहीं आया था कि उसका पाँव कैसे किसी पत्थर से टकरा गया। वो संभल ना सका। न सिर्फ ताबूत नीचे जमीन पर गिर पड़ा, बल्कि वो खुद भी पूरी तरह नीचे गिर गया। एक छनाके की तेज आवाज उस कार में फैली। ताबूत चकनाचूर हो गया। शहजादी की लाश पत्थर पर गिर गई। उसके माथे पर शदीद चोट लगी थी। वो औंधे मुंह गिरी थी। फहद ने जल्दी से उसको सीधा किया तो उसके माथे पर चोट का सुर्ख निशान मौजूद था। वो बुरी तरह तड़पा, जी चाहा कि वो रो दे, क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ था उसकी अपनी गलती से हुआ था। उसे ताबूत को यूं खड़ा नहीं रखना चाहिए था। हो सकता है कि कोई साया यहाँ मौजूद हो जो इस ताबूत को हरकत दे रहा हो। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इसको जो झटका लगा था ये ऐसे नहीं लगा था। कोई इसकी वजह थी, वरना वो इतनी दूर से ताबूत को उठाकर लाया है। इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ये गार के अंदर क्या यहाँ वाकई कोई साया है? ये सोचकर वो कांप सा गया। उसने उसको अपनी चादर पर लपेटा और खुद ताबूत की कुर्सियां गट्ठी करने लगा, जो पूरे गार में फैली हुई थी। उसके दिल में एक खौफ सा भर गया था। वो अभी तक सोच रहा था कि ताबूत क्यों कर हिला था और फिर कैसे गिर गया। ये खौफ उस पर मुसलसल सवार होता जा रहा था और यूं लगने लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वो सोचने लगा कि इसको गार से निकलकर भाग जाना चाहिए। कहीं वो साया जिसने ताबूत को गिराया है इसे दबोच ना ले। ये ख्याल आते ही वो गार से बाहर निकलने लगा कि यकदम उसकी नज़र शहजादी के गले में पड़े हीरो के हाथ पर पड़ी। उसके दिल में लालच ने परवरिश पानी शुरू कर दी कि इससे पहले कि कुछ हो जाए वो हीरो की माला को तोड़कर साथ ले जाए और फिर बाकी की जिंदगी को ऐशो इशरत से गुजारे। ये ऐसी सोच थी जिसने उसके दिल में शहजादी के प्यार को कुछ देर के लिए दूर कर दिया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजर शहजादी के चेहरे पर न थी, उसकी माला पर थी जो मुसलसल चमक रही थी। उसने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया और एक झटके से उसके गले से हीरो की माला को खींच लिया। उसके हीरो को खींचने की देर थी कि गार में स्याह तारीकी छा गई। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह कांप गया। खौफ से उसका पूरा जिस्म लड़खड़ने लगा। वो भागने की सोचने ही लगा था कि उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया हो। ये उसका कोई वहम न था, बल्कि ठोस हकीकत थी। उसने अंधेरे में सब महसूस किया था और उसके मुंह से एक भयानक चीख बुलंद हुई। उसके साथ ही वो अपना होश खोता चला गया। उसका दिमाग तारीकियों में डूबता चला गया। वो कब तक बेहोश पड़ा था उसे कोई खबर न थी। हाँ, जब उसे होश आया तो वो इतना जानता था कि वो गार मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी और खामोशी का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। यूं लगा था कि जैसे इस गार में मुद्दतों कोई आया ही ना हो। वो उस गार में अकेला ही था। इसके अलावा गार में और कोई भी मौजूद न था।